सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स बना रही थी। इंडेक्स हमने देखा कि अब ऑलमोस्ट 170,000 को टच करने लगा है, लेकिन आज हमने हफ्ते के पहले रोज़ ही एक अनएक्सपेक्टेड गिरावट देखी, मंदी देखी और एक मौके पर 3,000 पॉइंट्स मार्केट से डाउन हो चुके थे, आउट हो चुके थे, लेकिन फिर थोड़ी सी रिकवरी हुई और जो क्लोजिंग फिगर रहा आज इंडेक्स का वो 1,67,000 से ज़ायद रहा। तो टोटल मजमूई तौर पर 1237 पॉइंट्स की कमी हुई। अब ये जो ग्रोथ थी पिछले कुछ अरसे में वो बड़ी वैलिड भी थी, जस्टिफाइड थी, चूंकि पाकिस्तान के चाइना में बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस एक्टिविटी हुई जिसके पॉजिटिव फीडबैक सामने आया। फिर हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट साइन होते देखा। फिर पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स का, पाकिस्तान की लीडरशिप का जो दौरा अमेरिका था, उसके बाद भी एक बड़ी ग्रोथ मार्केट में हमने देखी थी। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट स्टैटिक है, 2-3 रिव्यूज़ गुजर चुके हैं और जब भी उसमें कमी वाक़ई होती है तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर क्रिएट होता है। लेकिन बगैर उसमें कमी के ही मार्केट अगर अभी भी 165 प्लस में है तो ये एक कितना पॉजिटिव ट्रेंड है, ये कितनी एक पॉजिटिव बात है। और फिर आगे अब अगर इस कैलेंडर ईयर के एंड तक मार्केट को 2 लाख के इस मैजिकल फिगर तक या साइकोलॉजिकल फिगर तक जाना है तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और आज जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमने देखा है कि आने वाले दिनों में इस हफ्ते के ये बरकरार रहेगा या फिर कल परसों में मार्केट में एक बार फिर तेज़ी आएगी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितनी आ रही है, वॉल्यूम मार्केट का कितना बड़ा है पिछले कुछ अरसे में, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आज जो एक हमने डाउनवर्ड ट्रेंड देखा है, इसकी क्या वजूहत हैं? पिछले 2-3 हफ्ते तो बहुत पॉजिटिव गए। देखिए, आप देखें IMF प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम हैं तो ये जो पाक IMF टॉक्स हैं इसमें ये कोई तकरीबन $11 बिलियन का जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कुछ इंपोर्ट की अंडर रिपोर्टिंग की कुछ बातें हैं इन टॉक्स के अंदर जो इम्पैक्ट कर रही हैं इस वक्त। उसमें हमने कुछ तकरीबन $2 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस भी देखा लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर। तो आई थिंक कि ये इस वक्त का कंसर्न रहेगा कि IMF की जो टॉक्स है उसकी जो कंक्लूजन है वो किस बेसिस पर बनती है। आई थिंक कि कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है। आई थिंक कि उसकी एक मेजर रीजन बना है मार्केट के अंदर तमाम इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त जो है मुस्बत डायरेक्शन ली हुई हैं, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मार्केट में कुछ प्रेशर देखा जा रहा है IMF टॉक्स को लेके। अच्छा, हमने देखा था कि पिछले 2-3 महीने से जब से सैलाबी सूरत हाल है, वो कि एक बड़ा क्रंच मोमेंट था मुल्क की इकॉनमी के लिए, लेकिन मार्केट आउट ऑफ द वे जाकर परफॉर्म कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। खासतौर पर हमारा सीमेंट सेक्टर बहुत अपवर्ड उसका ट्रेंड था। तो ये उसके बाद एकदम से अब तो ग्रेजुअली जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है, तो उसमें मार्केट का ये डाउनफॉल अब ये जारी रहेगा या ये बस एक दिन का थोड़ा सा ये करेक्शन थी? देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने देखा कि ये जो फर्टिलाइजर सेल है वो 17% उसमें इजाफा हुआ ऑन मंथली बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस सितंबर के अंदर। इसी तरह से जो है सीमेंट सेल में 18% और फिर ऑयल सेल्स के अंदर भी जो हमने देखा 6% से ज्यादा इजाफा हुआ सितंबर माह को। अगर आप देखें इन्फ्लेशन भी सबड्यूड 5.6%, कुछ इतनी ज्यादा खास इन्फ्लेशन नजर नहीं आई है एज कम्पेयर टू द डिस्काउंट रेट। बट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त पाक IMF टॉक्स हैं उसको लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर हैं कि आई थिंक कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये नेक्स्ट मंथ अगर नई ट्रांच जो है $1 बिलियन की रिलीज हो जाती है, आई थिंक ये काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकती है इस ब्रीफ बेयरिश ट्रेंड को। तो ऐसे सब जो पिछले रिव्यूज़ भी गुजरे IMF के, वो तो हमने बहुत बेहतर तरीके से उनके सारे टारगेट्स को भी मीटअप किया है, उनके सारे रिव्यूज़ भी बड़े हमने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किए हैं। तो ये इस बार ये थोड़े से क्यों ऐसे खदशात या मार्केट में ऐसी सोच क्यों पाई जा रही है इस रिव्यू को लेकर? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि ये फ्लड के जो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहे हैं उसमें टैक्स कलेक्शन के भी इस वक्त इश्यूज हैं। नए टारगेट जो हैं IMF के वो उसकी अप्रूवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये $40 बिलियन से ज्यादा का टारगेट था और आई थिंक ये $14 बिलियन पर अगर आता है नया टारगेट टैक्स कलेक्शन का तो वो कंपेरेटिवली ईजियर होगा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पर भी कुछ खदशात हैं कि सर्कुलर डेट जो क्राइसिस हमने रिजॉल्व किया वो IMF को पूरे तरीके से रिजॉल्व चाहिए। तकरीबन 4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट इस वक्त जो है पेंडिंग है और आई थिंक इस इशू को खत्म करने के लिए जो हमने
हिस्टोरिकल डील की है बैंकिंग सेक्टर के साथ, आई थिंक वो भी एक खुशाइन बात है। बट आई थिंक IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं उसको किस तरीके से पूरे तरीके से गवर्नमेंट जो है डील करती है, आई थिंक इस पर काफी ज्यादा इस वक्त स्पेकुलेशन है। मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉजिटिव इसका जो आउटकम होगा, बट इस वक्त स्पेकुलेशन इस बात की भी है कि टैक्स कलेक्शन को लेके जो ये $11 बिलियन का गैप है इसको लेकर, और फिर जाहिर है हम सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन को भी जो है वो आइंदा देख रहे हैं। तो आई थिंक ये तीन बड़े नुकात हैं जिस पर इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है और मार्केट में करेक्शन देखी जा रही है। और ऐसे सब फॉरेन लेवल पर जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की हमारे एक्टिविटी रही है पिछले 1-2 माह में, ये मार्केट को कितने पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकती है? चाइना में हमने देखा जब ये B2B कॉन्फ्रेंस हुई जो उसमें प्राइवेट सेक्टर के MOUs या जॉइंट वेंचर्स हुए हैं वो, या अमेरिका में अगर एक और B2B कॉन्फ्रेंस होने जाती है जो कि ऐसा हुकूमत कोशिश भी कर रही है, तो ये सब मिलकर हमारी मार्केट को इस वक्त कहाँ ले जा सकता है? कैलेंडर ईयर एंड होने तक ये क्या हम 2 लाख का भी इस वक्त इंडेक्स का फिगर क्रॉस कर जाएंगे? देखिए, मार्केट की जो इनिशियल टारगेट्स थे वो तो पूरे हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट के लिए बेहतरीन जो सिचुएशन है वो ये है कि इन लेवल्स पर मार्केट संभल जाए और सपोर्ट जो है मार्केट को मिले, ताकि जो है मार्केट के अंदर नया डायरेक्शन जो है वो आ सके। गोइंग फॉरवर्ड जो है मार्केट के अंदर मुस्बत डायरेक्शन यानी कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की तवक्कुआत हैं, और उसकी बेसिस यही है कि अर्निंग अनाउंसमेंट जो अच्छे आएंगे उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट फ्लो इन करेगी। कुछ टैक्स बेनिफिट भी हैं इस मार्केट के अंदर, 15% पे टैक्स है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखें तो उस पर 20% टैक्स है। तो आई थिंक कुछ तरजीहात गवर्नमेंट की भी रही हैं कि नए IPOs आए जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट करने की बेशतर जो है पॉलिसीज आई हैं। तो आई थिंक वो मार्केट को मोरलेस नए लेवल्स जो है टच कराएंगी। जो इस वक्त टारगेट्स थे वो मोरलेस अचीव हुए। सही। और ये जो टारगेट्स अचीव हुए, इंडेक्स जो बहुत तेजी से ऊपर गया, ये सिर्फ कुछ सेक्टर्स इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं या ओवरऑल जो चंद एक सेक्टर्स कुछ अर्से पहले नहीं भी परफॉर्म कर रहे थे, जिन डेट सेक्टर्स को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी, उन सेक्टर्स की भी कुछ परफॉर्मेंस है, या फिर ये 100 इंडेक्स चंद एक सेक्टर्स के ही उन पर ही डिपेंडेंट होता है? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड तेजी इस वक्त हमने देखी थी, जिसमें पावर सेक्टर के जब हमने सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व होते हुए देखा तो वहां पे 1.2 ट्रिलियन की जो है वो गुंजाइश आ गई। उस बैंकिंग सेक्टर ने उस सेक्टर को जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड की। आई थिंक ये एक मेजर रीजन है जिसमें पावर सेक्टर ने लीड किया, ऑयल सेक्टर भी फॉलो किया, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। फिर इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के जो क्राइसिस हैं और इस वक्त जो गाजा के क्राइसिस हैं, यानी कि रीजनल जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उसमें कमी आई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट भी मुस्बत डायरेक्शन ले रही है। तो आई थिंक कि जो रिजॉल्व नजर आ रहा है टुवर्ड्स पीस, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बेहतर हुई है, पाक सऊदी पैक्ट है और फिर $10 बिलियन की रिफाइनरी के कमिटमेंट्स है सऊदी अरेबिया की तरफ से। आई थिंक कि बहुत सारी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ने तेजी दिखाई। और आई थिंक कि ये जिस तरह से इसमें डेवलपिंग सिचुएशन आती है, डेलिब्रेशन होती है प्राइवेटाइजेशन PIA की, आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा मेजर रीजन होगा मार्केट में तेजी लाने के लिए आने वाले वक्तों में। और फिर ऐसा हमारे जो 2-3 इस वक्त इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, खासतौर पर IT सेक्टर या माइनिंग सेक्टर, चूंकि अभी जो शिपमेंट अमेरिका गई है उसके बड़े पॉजिटिव फीडबैक और रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो ये 2 सेक्टर्स आगे कोई एक गेम चेंजर रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे इंडेक्स को या हमारी मार्केट को मजीद ऊपर लेकर जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। देखिए, अगर देखें तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान वाज नेवर इन दिस कंडीशनल पॉजिटिव सिचुएशन के जहां पर भी हमारे जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वो कम भी है, साथ में हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें काफी ज्यादा मुस्बत ताल्लुकात US के साथ, सऊदी मार्केट, तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। आई थिंक आने वाले वक्तों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो काफी मुस्बत तरीके से तवक्कुआत है कि वो होगा। आई थिंक कि उसके लिए हमें जो है अपनी सिचुएशन जो है और ज्यादा जो है कंफर्टेबल वन विंडो ऑपरेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जाहिर है रिफाइनरीज अगर लग है तो उनके लिए बेहतर मौके जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टर को। ये काफी ज्यादा चैलेंजेस इस वक्त होंगे आने वाले वक्तों में, बट एट द सेम टाइम ग्रीन सिल्वर लाइनिंग है कि हमें काफी हद तक जो है IMF प्रोग्राम में रहते हुए काफी फंडिंग भी है, रुपी स्टेबिलिटी भी है, अब हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ने चाहिए। आई थिंक कि काफी ज्यादा जो है वो रिजल्ट अनाउंसमेंट बेहतर जब आएंगे तो मार्केट को और सपोर्ट मिलेगा और नए इन्वेस्टर्स पोर इन हो। और एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसे सब के इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं या गोल्ड प्राइस मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, तो ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमारी मार्केट पर नहीं आने वाले दिनों में, कोई प्रेशर तो नहीं क्रिएट कर सकते? देखिए, ये बिल्कुल इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट, या जियोपॉलिटिकल नॉइज जो है वो जाहिर इम्पैक्ट करेगी मार्केट को, और वो करती आ रही थी। लेकिन हमने देखा कि जब ये पीस टॉक्स आई गाजा की लेकर, आई थिंक जियोपॉलिटिकल नॉइज कम भी तो मार्केट ने काफी मुस्बत डायरेक्शन लिया है। तो इंटरनेशनल मार्केट या फिजिकल इम्बैलेंसेज जो US मार्केट्स को लेके हैं और जिसमें गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, और जाहिर है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। आने वाले वक्तों में चैलेंज ये भी है कि IMF प्रोग्राम में हम सक्सेसफुली जो है वो चलते रहे, उनके टारगेट्स को मीट करते रहे, और साथ में जो है जियोपॉलिटिकल नॉइज भी जो है वो स्टेबल।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनमेंती साहब, एमडी एंड सीईओ। आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक की सूरत हाल आज हमने देखी, जहां नंबर्स कुछ डाउन होते हमें नज़र आए, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के नंबर्स मुसलसल अप हो रहे हैं और 2200 पॉइंट्स का पाकिस्तान ने यहाँ पर गेन हासिल किया। इसकी क्या तफसीलात हैं, एक ब्रेक के बाद डिटेल से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल हुकूमत ने बहुत ही चैलेंजेस के साथ एक मुश्किल वक्त गुजारा। ना सिर्फ हुकूमत ने बल्कि जो आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ा, जो आवाम ने इस वक्त बहुत सारे इस इंडिकेटर को कंट्रोल में करने में अपना हिस्सा डाला, वो भी ज़ाहिर है एक बड़ा उनके सामने चैलेंज था। लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से वो आलमी इदारे हों, वो मुख्तलिफ ममालिक हों, वो ऑर्गेनाइजेशन हों, वो आलमी बैंक्स हों, उनका पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की भी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें यह देखा गया है कि 2200 पॉइंट्स की उस फहरिस्त में पाकिस्तान को एक कमी मिली है और एक गेन उसमें ख़ासतौर पर यह मिला है कि अब जो उभरती हुई मीशत हैं उनमें पाकिस्तान का नाम बहुत ऊपर आ चुका है और जो डिफ़ॉल्ट होने वाले ममालिक हैं उस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम बहुत नीचे चला गया है। पाकिस्तान इस वक्त सेकेंड लास्ट कंट्री है उन ममालिक की फहरिस्त में जिनके डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मौजूद है और अब ये ख़तरात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। हम देखते हैं कि कई ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान से बेहतर मौशी सूरत हाल रखते थे, मिस्र है, नाइजीरिया है, अर्जेंटाइन है, एल सल्वाडोर है, कुछ और ममालिक हैं जो कि अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान से ऊपर हैं और उनके जो मौशी इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान से भी ख़राब हो चुके हैं। अब ये सूरत हाल कितनी स्टेबल है, क्या ये स्टेबिलिटी ग्रोथ की तरफ जा सकती है, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ भी इसके मुताबिक हैं या फिर जो हकीकी सूरत हाल है वो इसके बरक्स है, और अगर इसके बरक्स है तो फिर आलमी इदारे किस तरह से ये सब कुछ रिपोर्ट बात करेंगे। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो आलमी इदारे, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो फिच हो, चाहे दीगर रेटिंग के इदारे हों, S&P है, मूडीज़ है, इनकी हम रेटिंग्स देखते हैं। पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो मुस्तकिल बेहतरी की जानिब जा रही है, लेकिन इसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अभी भी हमें मिसिंग दिखाई देता है। इन्फ्लेशन रेट, बेस रेट वो काफ़ी बढ़ चुका है, जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड है उसके मुताबिक सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट भी नहीं आ पा रहा है। तो ये सूरत हाल ऑन ग्राउंड हमें कब तक बेहतर होती दिखाई देगी? अच्छा, पहले तो ये जो ब्लूमबर्ग की डिफॉल्ट रिस्क रैंकिंग जो आई है, जिसे हम जो है वो इम्प्लाइड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको कैलकुलेट करके जो है वो ब्लूमबर्ग बताता है। तो दैट हैज बीन इंक्रीज इन लास्ट 1 ईयर। तो तकरीबन 12 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये 59% से कम होकर 47% के ऊपर आई है और दिस इज इक्विवेलेंट टू 1100 बेसिस पॉइंट्स। ये पिछले 1 साल की है। आपने जो 2200 का जिक्र किया वो 2 साल की बात हो रही है। तो आप ये समझिए कि तकरीबन 47% जो है ना वो अभी हमारा डिफॉल्ट रिस्क हो चुका है। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो आप क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि उसमें क्यों इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो उसकी वजह यह है कि 47% इज नॉट अ गुड साइन, स्टिल इट इज वल्नरेबल है और इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। और अगर मैं स्टैंडर्ड एंड पुअर की रैंकिंग की बात करूं या फिच की, तो उनकी जो रैंकिंग है वो तकरीबन B- के ऊपर जो है वो इस वक्त है। और अगर मूडीज की बात करूं तो दैट इज CAA1, पहले CAA2 थी और CAA1 है। और इसको अगेन वही हम कहते हैं कि जो स्पेकुलेटिव या नॉन इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमीज हैं उसकी रैंकिंग में आती है। अब बात आ गई कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है। कि पॉजिटिविटी इसमें यह है कि 59 से 47% का जो सफर है वो पाकिस्तान ने बहुत तेजी से किया है। लेट मी कोट एन एग्जांपल कि अगर जो है वो एक बंदा डूब रहा है या किसी मिट्टी में धंसता जा रहा है और उसको बचा लिया जाए और रेस्क्यू कर लिया जाए, तो उसके बाद उसको वापस खींचा जाता है। तो खींचने की जो स्पीड है दैट इज वेरी एप्रिशिएबल। मतलब पहले जो वो बिल्कुल नीचे जा रहा था, यानी पाकिस्तान की अगर मैं इसको तनाजुर में देखूं इस मिसाल को, तो इसका मतलब ये है कि जी पहले जो है वो पाकिस्तान मुसलसल डिफॉल्ट के खतरे की तरफ जाता जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो है वो हुकूमती इकदाम और जिनमें जो है वो खास तौर पर हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना, सऊदी अरब और UAE, इन्होंने हमारा जो है वो भरपूर जो है वो सपोर्ट की हमें, और हमें जो है वो डिपॉजिट्स हमारे पास तकरीबन
5 से 6 बिलियन डॉलर के इन दोनों ममालिक ने हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स रखवा है। तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान के पास इनके जो डिपॉजिट्स हैं, ताकि पाकिस्तान के रिजर्व्स स्टेबल रहे। तो इस चीज को उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया और इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत तेजी से जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट को, डिफॉल्ट रिस्क को कम करने में कामयाब हुआ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज हरगिज नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट रिस्क से बाहर आ चुका है। स्टिल जो है वो हमारी इकोनॉमी कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है एज पर स्टैंडर्ड पुअर, या अगर आप दीगर जो मूडीज की बात की है या फिश की बात की है, इनकी अगर हम रैंकिंग के जो मैंने आपको बताया है B- जो रैंकिंग है, तो उसके मुताबिक जो है वो चीजें उस हद तक बेहतर नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेहतरी की तरफ आने की जो रफ्तार है दैट इज अप्रिशिएबल। और अगर इसी रफ्तार से आगे हम बढ़ते रहे और इसी तरीके से जो है वो हुकूमत जो है वो बर वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है लिक्विडिटी या रिजर्व्स को अपने मेंटेन करने में कामयाब होती है, तो ये खतरात मजीद कम होते जाएंगे और पॉजिटिवनेस जो है वो आगे से आगे बढ़ती हुई नजर भी आएगी। साहब, अब हुकूमती प्लेटफॉर्म से या उनके साइड से इसको ऐसे क्रेडिट इसका लिया जा रहा है कि ये उभरती हुई मईशत की एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है, तो उभरती हुई मईशत क्या उस वक्त तक कहलाई जा सकती है जब तक एक कॉमन मैन के हालात बेहतर ना हो, जब तक जो मुल्क में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म ना कर रहा हो, जो हुकूमती इदारे या उनके खसारे हैं उनमें जब तक कमी ना आ रही हो, तो ये इसको उभरती हुई मईशत के तौर पर इसका क्रेडिट हम कैसे ले सकते हैं? हालात बदतरीन से बदतर हो गए, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो ज़रूर है, लेकिन अभी हम उभरती हुई मईशत तो नहीं कहला सकते फिर दुनिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कंपैरिजन में जब बात करते तो उससे तो बहुत बेहतर है ना। 2 साल पहले की जो सिचुएशन थी जहाँ पे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $4 बिलियन के लगभग रह गए थे और ये भी पता नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो अपने आइंदा के जो लोन है उनको रिपे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो उस लिक्विडिटी की अरेंजमेंट्स जो की हैं दीज आर वेरी अप्रिशिएबल, और उसमें जो है ना अगर हुकूमत को हम खराज तहसीन पेश करें तो दे हैव डन वेरी वेल। लेकिन इस क्रेडिट रैंकिंग को हम जो है ना वो अपने डायरेक्ट माशी अशारियों से जो है वो कंपेयर ना करें ना। वो क्रेडिट रेटिंग का मतलब तो सिंपल ये है कि अगर आपने मुझे उधार देना है तो आपने सिर्फ मुझे चेक करना है कि मेरे जो है ना वो आपको वापस ना करने के कितने चांसेस होंगे। या इसी तरीके से जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ममालिक है, तो जब वो क्रेडिट किसी भी मुल्क को देते हैं तो उनके अपनी रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं, और उन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में ये जो इदारे हैं ब्लूमबर्ग, मूडीज, फिच, S&P, इनकी रैंकिंग को वो अपने रिस्क असेसमेंट में कैलकुलेट करते हैं। और जब ये असेसमेंट बेहतर होती है तो इंटरेस्ट रेट, यानी जिस रेट के ऊपर पाकिस्तान को कर्जे मिलने चाहिए, ये सूद जो है वो पाकिस्तान को देने की शरह कम होती है, यानी पाकिस्तान को निस्बतन कम शरह के ऊपर सूद मिलेगा, ये कर्जे मिलेंगे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक इससे है, इसका महंगाई से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, इसका जो है वो एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, पॉवर्टी से कोई लिंक नहीं है। दिस इज जस्ट टू इंडिकेट कि पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे अदा करने में किस हद तक मुस्तहकम है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि 50% है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। इसको जो है ना अगर हम इकोनॉमी के दीगर इंडिकेटर से डायरेक्टली रिलेट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये तो साहब ये जो इंसाफ होगा। ये जो असेसमेंट भी होती है इन इदारों की, ये कितनी ऑथेंटिक होती है, कितनी डीप होती है, और फिर इसका सैंपल साइज क्यों कैसा होता है? क्योंकि जब भी कोई इस तरह के इदारे की कोई रिपोर्ट सामने आती है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उसके हक में भी उसके अगेंस्ट भी एक ओपिनियंस का एक अंबार लग जाता है, एक जंग शुरू हो जाती है। तो ये कितनी ऑथेंटिक होती है? ये आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है इस पर? ठीक है, ये जो इदारे हैं जब इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एज सच सैंपल साइज की तो जरूरत नहीं होती। व्हेन क्रेडिट रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें तो जीडीपी का जो है वो फिगर लेते हैं कि इस कंट्री का जीडीपी कितना है, इसने आने वाले दिनों में कितने जो है वो लोन्स कितने के रीपे करने हैं, इसी तरीके से इसके मौजूदा जो ज़खायर हैं फॉरेन रिजर्व्स के वो कितने हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके वो अपने हिसाब से एक मैट्रिक्स निकालते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करके वो जो इंडेक्स उन्होंने दिया हुआ है उस इंडेक्स के मुताबिक रैंकिंग करते हैं। और ज़्यादातर जो इदारे हैं वो फिर इसी को फॉलो कर रहे होते हैं कि ये इस रैंकिंग के मुताबिक अगर उस कंट्री की ये रैंकिंग है तो हम उनको इतने % पे लोन देंगे, ये रैंकिंग है तो इतने % के ऊपर
लोन देंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल जो है इसके मुताबिक है कि जो रैंकिंग वगैरह का जो प्रोसीजर है वो इनका बड़ा क्रेडिबल होता है और कैलकुलेटेड होता है। स्टिल जो है ना, जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं उसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो है ना वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट बात की है। वो एक चांस होता है कि जी इतना चांस है, इतना नहीं है, या उर्दू में अगर हम कहें तो तुक्का, या अंग्रेजी में कहें तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किस चीज की कितनी है, तो उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है और उसके ऊपर जो दे रहे हैं वो भी उसी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए अपने रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो है वो मैकेनिज्म है क्रेडिट के हवाले से जब हम चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ। वो आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फिस्कल ईयर 25 में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 26 अरब डॉलर से भी ज़ायद रहा, जिसके बाद ये पूरी कोशिश थी कि इस नए फिस्कल ईयर में 2026 के साल में इस ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया जाएगा, चूँकि 2024 के मुकाबले में 2025 में ये डेफिसिट बढ़ा था और हमारी रेमिटेंसेस के ज़रिए, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस के ज़रिए इसको कवर अप किया गया था। अब एक बार फिर जो इस फिस्कल ईयर के फिगर्स हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के, वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। हमने देखा इस साल के आगाज़ में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उसका मकसद यह है कि अगले 4 से 5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को पहले डबल करना है और फिर 100 बिलियन डॉलर्स की जानिब लेकर जाना है। लेकिन अभी भी सितंबर के जो एक्सपोर्ट्स के फिगर सामने आए हैं वो सिर्फ 2.5 अरब डॉलर्स के हैं। अगस्त की जो सूरत हाल है वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और उसके दूसरे एंड पर जब हम देखते हैं सितंबर में इम्पोर्ट के हमारे फिगर्स ऑलमोस्ट 6 अरब डॉलर को टच कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट बहुत तेज़ी के साथ इस साल बढ़ रहा है। अगर इन 2 महीनों के हम एक एवरेज को लें और इसी को आगे भी हम कन्वर्ट करें तो एक बार फिर 2025 में हमने 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी, तो शायद 30-32 अरब डॉलर के अराउंड ही अगर हम फंसे रहेंगे और अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकेंगे तो फिर जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था उड़ान पाकिस्तान नाम का, जिसको अब ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने गुजर चुके हैं, वो किस तरह से अप्लाई होगा, उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, ट्रेड डेफिसिट इसी तरह बढ़ता रहेगा, तो हमारी इकॉनमी पर कितना प्रेशर आएगा और फिर उससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कितने मुतासिर होंगे, इस पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं इस फिस्कल ईयर में इंपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले में बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स का फिगर कम होता जा रहा है। ये जो हमें अपनी पॉलिसी हमने बनाई थी, जो अप्लाई करनी थी, ये बिल्कुल उसके उलट हो रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रही हैं चीज़ें। ये कैसे चीज़ें अंडर कंट्रोल आएंगी और इसकी क्या वजूहत इस वक्त आपकी नज़र आ रही हैं जो एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज़ी से कमी हो रही है? जी अरबाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकॉनमी का, ये बड़ा वेल नोन है कि जब भी हमारी इकॉनमी में ग्रोथ होती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, तो जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से हम बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ जाते हैं। तो ये मसला की आइडेंटिफिकेशन तो कई दफ़ा पहले भी हो चुकी है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उड़ान पाकिस्तान का प्लान भी बनाया था कि इस बार जो हम ग्रोथ है वो एक हम बैलेंस्ड ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ करना चाहते हैं। और आपने दोस्त बोला कि गवर्नमेंट ने इस पे बड़े टारगेट्स भी दिए थे, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट्स है उसको मॉनिटर किया जाए और पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए कि अगर गैप है, अगर हम टारगेट पे मीट नहीं कर रहे तो ऐसे क्या वजह है कि जिसकी वजह से हम टारगेट को मीट नहीं कर रहे, कौन सी वो पॉलिसी ली गई थी कि टारगेट को अचीव किया जाए और कौन सी पॉलिसीज है जो इफेक्टिव नहीं हुई। क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारी गलती कहाँ हुई है, इट्स डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज के सोल्यूशन क्या होना चाहिए। हाई लेवल पे बात करना तो बड़ा आसान है कि टेक एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाओ, मेटल्स एंड माइनिंग की एक्सपोर्ट करो, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट करो और उसको डबल कर दो एक्सपोर्ट्स को। मगर क्या हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, मिड टर्म गोल्स को, KPIs को ट्रैक कर रहे हैं? मगर यूर स्पॉट ऑन कि जो अभी तक जो गैप बन रहा है इट्स वरीसम एंड बट इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड। और अली फरीद साहब, ज़ाहिर है जो हमारा टेक सेक्टर है, IT सेक्टर, वो तो एक एमर्जिंग सेक्टर है और उसमें नंबर अपवर्ड ट्रेंड के साथ बेहतर शो भी हो रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रेंड वहाँ पर मौजूद है। अब एक सेक्टर हमारा पॉजिटिव जोन में, इसका मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जो पहले ही बड़े चैलेंजेस उनको सामने रहे, तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में, टेक्सटाइल सेक्टर या हमारे दीगर सेक्टर्स, चूँकि वो अगर अपनी उस पोजीशन पर भी बरकरार रहते तो शायद ये ट्रेंड अपवर्ड ही होता हमारे टेक सेक्टर की वजह से।
पॉइंट्स हैं। एक तो हाई लेवल पे मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। और द फैक्ट कि मैं और आप बात कर रहे हैं कि देखिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, इसका मतलब है कि माजी के निस्बत इस बार लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ नहीं चाहिए क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। दूसरा चेंज जो इस वक्त है कि हमारी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे हैं, हम डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएस के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मलेशिया है, वहाँ पे अनाउंसमेंट आई है कि $200 मिलियन के हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगा मलेशिया। तो इट्स क्रिटिकल कि हम इस मोमेंटम जो फॉरेन अफेयर्स के साइड पे हमारे मोमेंटम है उसको हम यूज़ करके एक्सेस टू मार्केट ले ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। मगर तीसरी बात, अगर हम पुरानी बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्योंकि एक प्लान मौजूद है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म जिसका नाम उड़ान पाकिस्तान है, उसके शॉर्ट टर्म टारगेट बड़े ज़रूरी है और ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कहाँ पर किस टारगेट पे हमने स्लिपेज हुई है और किस वजह से स्लिपेज हुई है। Without the government sharing that data, it's very difficult for me and you to assess कि हमारी गलती किस तरह हुई है। लास्टली आपका पॉइंट टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है कि दैट इज़ एंड रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट इन आवर ओवरऑल इकोनॉमी और आई थिंक उसी पे हमें डबल डाउन करना चाहिए। और अली फैज़, अभी 4 सितंबर को बीजिंग में जो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें $7-8 अरब के एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर्स और MOU साइन हुए। अब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी एक बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में उसको किया जा सके। तो जब ये कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर का इतना एतमाद भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इनके थ्रू आने की तवक्को है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे SMEs क्यों इतने इस वक्त मुश्किलात फेस कर रहे हैं? जी, आप दुरुस्त, आपका पॉइंट एक दुरुस्त है जो इनर पॉइंट है आपका कि जो MOUs की अनाउंसमेंट है उसको ट्रांसलेट होने में टू रियल इकोनॉमिक इनपुट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जॉब्स क्रिएशन हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें टाइम लगता है। और शायद हो सकता है कि हम गवर्नमेंट जो खास तौर पर जो गवर्नमेंट है वो शायद MOUs को थोड़ा ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर रही है और जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को ट्रैकिंग का जो है उसमें अभी तक हमें इतनी ज़्यादा नंबर्स नज़र नहीं आए जितना होना चाहिए था। मगर इट्स अ राइट स्टेप और आपका पॉइंट ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त थोड़ा एक क्रिटिसिज्म हो सकती है कि देयर इज अ गैप बिटवीन द MOUs एंड द रियलिटी। और फिर कुछ मल्टीनेशनल्स का अली फैज़ साहब जाना, पाकिस्तान से रैप अप करना या अपनी कंपनीज़ को कम्प्लीटली सेल आउट कर देना लोकल या और दीगर सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को, तो ये कितने खदशात बढ़ा देता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के? उनके पुल आउट करने की वजूहात पे डिपेंड करता है। और अगर पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस है, जो लिस्टेड कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो कि इस वक्त कर रही हैं, तो इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स वो भी देखते हैं। आपको ये भी हमें ये देखना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट रोड शोज कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट। We need to have more investment roadshows. We need to go to China. We need to go to the US. We need to go to UK and the top markets and tell investors कि come and invest in Pakistan. तो हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि द फैक्ट के गवर्नमेंट एंगेजमेंट्स कर रही है हाई लेवल पर और MOU साइन कर रही है, दैट्स ग्रेट। मगर अगर स्लिपेज हो रहा है, अगर ये MOUs ट्रांसलेट नहीं हो रहे इन्वेस्टमेंट में, तो फिर हमने वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो क्या इशूज है जिसकी वजह से कोई कमिट करता है मगर इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसलिए थॉरो वैल्यू चेन का थॉरो एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। और जो नंबर इस वक्त अली फैज़ साहब एक्सपोर्ट्स के डाउन हो रहे हैं या बहुत पॉजिटिव ट्रेंड उसमें नहीं नज़र आ रहा, तो उसकी जो रियल रीजंस हैं वो आपकी नज़र में क्या हैं? गुड इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जो जॉब क्रिएशन कर सके, जो हमारी इंडस्ट्री को डायरेक्टली चला सके, हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो बढ़ सके, या जो पॉलिसीज़ हम अनाउंस करते हैं उसको टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या अपने इंटरेस्ट रेट को अभी भी हमने डबल डिजिट पर रखा हुआ है? जो रियल रीजंस हमारे एक्सपोर्ट के अभी भी बहुत नीचे रहने की, वो आपकी नज़र में क्या 2-3 वजूहात हैं? जी, सबसे बेसिक और सिंपल रीज़न जो जिसको मैं नहीं कहना चाह रहा था मगर वो तो यही है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट मेंटेन आपने किया हुआ है, जैसा इस वक्त मेंटेन किया हुआ है शायद 280 तक, अगर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता है तो आपके एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होता है। तो वी मस्ट इंश्योर कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कंपेटिटिव हो और उसको हमने किसी तरीके से प्रोटेक्शन ना दी हो, जो कि हमें अलाउड भी नहीं है अंडर द IMF फ्रेमवर्क। तो दैट्स पॉइंट नंबर 1। मेरे ख्याल में ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है मगर ये बड़ा सबसे आसान
पॉइंट देना यही है। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हमें एक्सेस टू मार्केट है। जिस तरह आज की जो अनाउंसमेंट है मलेशिया की कि प्राइम मिनिस्टर ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो $200 मिलियन की पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट करेगा। दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर द पाकिस्तान मीट इंडस्ट्री। सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी जो ये एग्रीमेंट हुआ वो तो प्योर डिफेंस बेसिस पर ही है और उसमें हमने कोई ऐसी फाइनेंशियल क्लॉज देखी नहीं है। और अभी जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है सऊदीया को, वो भी कोई $760 मिलियन के अराउंड है। $1 बिलियन भी हम सऊदी अरब की 200 से ज़ायद बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा फिगर तो वहाँ ऑलरेडी बहुत डाउन है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और यही मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में आप हिस्ट्री में चले जाए, जब भी डिफेंस डील होती है उसके साथ एक्सेस टू मार्केट्स मिलता है। इवन अगर आप पुराने टाइम पे चले जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इसीलिए आई थी अपनी मिलिट्री को लेकर कि उनको एक्सेस टू मार्केट चाहिए था। उनकी दलाइल ये थी कि हमें यहाँ पे डिक्वाइट्स बहुत ज़्यादा है तो हम अपनी आर्मी लेकर आएंगे मार्केट्स का एक्सेस लेने के लिए। चाइना में वॉर हुई, ब्रिटेन की ओपियम वॉर्स, वो इसी एक्सेस टू मार्केट की वजह से थी। तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, अगर मैं इस वक्त गवर्नमेंट में हूँ, मैं सऊदी से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस ना करूँ, क्योंकि हमने देख लिया है कि वो MOUs बड़े बड़े साइन होते हैं, मटीरियलाइज नहीं होते। उससे इट्स मच बेटर कि मैं सऊदी से कहूँ कि आप एक्सपोर्ट्स में हमें एक्सेस टू मार्केट दे। फूड प्रोडक्ट्स इज़ वन, टेक इज़ अनदर सेक्टर, टेलीकॉम इज़ अनदर सेक्टर, जहाँ जहाँ हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं सऊदी मार्केट में और इंडिया को या रीजनल कंट्रीज़ को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो हमारा फोकस होना चाहिए। अब आरिफ साहब, हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, जो डेट ओवरऑल हमारे मुल्क पर है वो भी मुस्तकिल बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो आलमी इदारे जिनकी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स को अंडर कंट्रोल दिखा रहे हैं। तो फिर ये सब कुछ कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है? ये किस तरह की असेसमेंट है इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की? देखिए, एक तो मैं जो एक्सपोर्ट के डेटा पे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 months डेटा, राइट? लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी लॉन्ग टर्म। इन चीज़ों में सीजनैलिटी भी होती है, फ्लक्चुएशन भी होती है। जो IMF के साथ हमारी कमिटमेंट्स है, हमारे रिजर्व्स बिल्डअप, वो उस पर कंटिन्यूएशन है। फॉरेन इनफ्लोज पाकिस्तान में आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकली वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन जिसका भी इफेक्ट होता है इंटरनेशनल असेसमेंट्स के ऊपर। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम इस टाइम पीरियड को जहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी की फतह है काफ़ी ज़्यादा, उसको हम अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और उसमें हम ये बात कर चुके हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के MOU साइन करते रहेंगे तो हो सकता, माजी की एक्सपीरियंस ये शो करता है कि वो बड़े बड़े MOUs ट्रांसलेट नहीं होते। वो रिफाइनरी की बात हो, वो मेटल्स एंड माइनिंग की बात हो, वो जिस मर्जी टॉपिक की बात हो, हमने साइन तो किया मगर मटेरियलाइज ना हो। अच्छा अली भाई साहब, ये मटेरियलाइज G2G नहीं होते या B2B? जब वो तो फिर दो आपस में प्राइवेट कंपनीज जब MOU साइन कर रही होती हैं तो वो भी फिर आगे जाके इसी तरह वक्त गुजरने के साथ नल एंड वॉइड हो जाते हैं। जी, ज़्यादातर फेलियर तो G2G में होते हैं क्योंकि G2G में जब एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाते हैं या इकोनॉमिक जो कमर्शियल टर्म्स होती है वो नेगोशिएट नहीं होती। B2B में इतने ज़्यादा फेलियर्स तो नहीं है, मगर B2B में जो इम्पैक्ट है उसमें आने पे थोड़ा टाइम लगेगा। और शायद मुझे लगता है कि कुछ MOUs जो होते हैं B2B भी, वो सिर्फ मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग के लिए होते हैं। तो हो सकता है कोई सिलेक्शन बायस हो कि सही कंपनीज को सिलेक्ट, सीरियस प्लेयर्स जाते नहीं है क्योंकि सीरियस प्लेयर्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि हुकूमत के एक मजमे में जाए। जो सीरियस बिजनेसेस होते हैं वो खामोशी से अकेले 1-on-1 ही मीटिंग करना पसंद करते हैं, उनके डायरेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, सो दे डोंट नीड टू गो इन अ सर्कस। दुनिया भर में बिजनेस इसी तरह ही होता है। मगर मेरा पॉइंट वही है कि आपका जो जैसा पहला टॉपिक था कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी है। ये एक आखिरी सवाल है अली भाई साहब मेरा कि ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, फर्स्ट क्वार्टर तो हमारा गुजर गया, अगले 3 क्वार्टर्स में हमें अपने टारगेट को कैसे मीट करना है? 50% अगर 100% हमें अगले 4-5 साल में बढ़ाना है तो इसका मतलब कि हर साल हमें 8-8, 10-10 अरब डॉलर को इंक्रीज़ करना होगा। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जी, सबसे पहले तो जिन्होंने प्लान बनाया उनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि आपने ये प्लान कि
मिड टर्म टारगेट्स क्या है, सालाना टारगेट्स क्या है, कौन कौन से इंसेंटिव्स आपने दिए हैं जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव होगा। और अगर अचीव नहीं होता तो उनसे पूछना चाहिए कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि आपने ये टारगेट डाले थे और ये अचीव नहीं हुए। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि किस तरह अचीव हो सकता है, तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें हमारे मतलब टेक के लीडर्स है, जैसा जैज़ एक पाकिस्तान का लीडर है, इस तरह की जो कंपनीज जो सिस्टम्स है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, हमें इनको इंसेंटिव देना चाहिए। दूसरी जो सेक्टर है मेटल्स एंड माइनिंग में काफ़ी पोटेंशियल है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएस के साथ रिलेशनशिप हमने डील साइन की है। और तीसरा सेक्टर जो एग्रीकल्चर है, जैसा अभी मलेशिया की अनाउंसमेंट है, मैंने बात की कि सऊदी अरेबिया के साथ हम राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स है उस पर हमें फोकस करना चाहिए और इस वक्त एक्सेस टू मार्केट मांगना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड, हमारे साथ हुआ आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।